और सीधा रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का जो आ रही है कोलकाता से। ममता के रिश्तेदारों पर ईडी ने शिकंजा कसना एक बार फिर शुरू कर दिया है। कोलकाता एयरपोर्ट पर अभिषेक बैनर्जी के रिश्तेदार मेनका गंभीर को ईडी की टीम ने रोक लिया। मेनका गंभीर बैंकॉक जाने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक करीब 2 घंटे तक ईडी ने मेनका को एयरपोर्ट पर रोके रखा और उन्हें अगले हफ्ते पेश होने का नोटिस भी दिया, जिसके बाद मेनका एयरपोर्ट से वापस लौट आई। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में मेनका गंभीर से पूछताछ हो चुकी है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बैंकॉक जाने वाली थी मेनका गंभीर, लेकिन ईडी की टीम ने उन्हें रोक लिया। लुकआउट नोटिस का हवाला देते हुए एयरपोर्ट से मेनका गंभीर को वापस लौटना पड़ा और लुकआउट नोटिस की वजह से ईडी की टीम ने उन्हें रोका था। अब अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा मेनका गंभीर को और बैंकॉक नहीं पहुंच पाई, उन्हें उससे पहले एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया और एयरपोर्ट से वापस लौटी मेनका गंभीर। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लखनऊ के होटल लेवाना अग्निकांड में अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अनियमितता और लापरवाही के आरोप में सीएम योगी ने अफसरों पर कार्रवाई के आदेश दिए। गृह, ऊर्जा, नियुक्ति, एलडीए और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरेगी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट के बाद सीएम योगी ने यह आदेश दिया है। तो लखनऊ के होटल लेवाना अग्निकांड केस में सीएम योगी का यह आदेश, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। विभागीय जो अनियमितता पाई गई थी, अनियमितता के आरोप में ये कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट के बाद सीएम योगी ने ये आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां के रायसेन में 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद धारा 144 लगा दी गई। वहां गणेश विसर्जन के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद वहां धारा 144 लगा दी गई। बीती रात एमपी के रायसेन में पुलिस एक्शन में दिखी। हंगामा कर रहे लोगों को सबक सिखाने के लिए सड़कों पर निकलकर गश्त की। ये तस्वीरें थाने के घेराव कर रहे लोगों की हैं, लेकिन इससे पहले जो हुआ वो हैरान करने वाला है। वहां की सड़कों पर हिंसक झड़प की कई तस्वीरें बिखरी मिली। सड़क पर खड़ी कार हो या दूसरी गाड़ियां, सब टूटी फूटी नजर आई। किसी के शीशे तोड़े गए, कहीं ठेले को पलट दिया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस वाले भी सड़कों पर आ गए और तोड़फोड़ कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। दरअसल ये पूरा विवाद गणेश विसर्जन के दौरान निकाले गए जुलूस को लेकर हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रायसेन के कोलीपुरा मोहल्ले से गुजर रहे जुलूस में डीजे की आवाज को कम करने को कहा, जिस पर पहले तो तीखी बहस हो गई। उस वक्त मामले को शांत कर दिया गया, लेकिन बाद में ये विवाद बढ़ गया। इसके बाद पुलिस थाने में आरोपियों को गिरफ्तार करने और मामला दर्ज करने को लेकर भारी भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी शुरू हो गई। वहीं आरोप है कि झड़प के दौरान एक महिला ने गर्म पानी और चप्पल फेंकी थी, जिसके बाद पुलिस ने महिला समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज करके इलाके में धारा 144 लागू कर दी। तस्वीरें बता रही हैं कि सितंबर में एक बार फिर जल प्रलय रिटर्न देखने को मिल रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जल प्रलय रिटर्न्स। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट मॉनसून विभाग की ओर से जारी किया गया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यह अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा से लेकर बंगाल तक भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक अब भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 24 घंटे भारी से भारी बारिश होने का अनुमान जताया, जिसका सबसे ज्यादा असर दक्षिणी ओडिशा के गजपति, गंजाम, रायगढ़, कोरापुट, नयागढ़ समेत कुल 10 जिलों में देखने को मिलेगा, जहां बारिश भारी तबाही मचा सकती है। Because of this rainfall activity, we are expecting it may trigger landslides. बारिश कितनी तबाही मचा सकती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने लैंडस्लाइड और कच्चे मकानों के गिरने का अंदेशा जताया है। It may impact vulnerable kacha houses and kacha roads and a possibility of wall collapse.
उधर पश्चिम बंगाल में 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 11-12 सितंबर को गंगा के मैदानी इलाकों में भारी बारिश, 12 से 14 सितंबर उप हिमालयी इलाकों में तेज बारिश। अगले 36 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लिहाजा मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी, यानी पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक बारिश कहर बनकर टूटने वाली है। लिहाजा आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में भी एक बार फिर बारिश कहर बनकर टूट रही है। अहमदाबाद में भारी बारिश के चलते सड़कें पानी में डूब गई हैं। लोग घुटने घुटने भर पानी में डूबकर जाने को मजबूर हैं। तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के बाद अहमदाबाद की सड़कें जलमग्न हो गईं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। इन तस्वीरों को देखिए। ठेले पर सामान बेच रही महिला घुटने भर पानी में डूबकर आ जा रही है। उसके आसपास से गुजर रहा ऑटो का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। एक और ठेले वाले को देखिए। बारिश की मां से बेबस और लाचार ये शख्स पानी के बीच से अपना ठेला लेकर घर की तरफ निकल दिया। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में सड़क पर पानी जमा होने से सड़क किनारे खड़े ऑटो और गाड़ियां पानी में काफी हद तक डूबी नजर आईं। बड़ी गाड़ियां तो किसी तरह पानी के बीच से निकल गईं, लेकिन स्कूटी सवार लोग फंस गए। पानी भरने की वजह से लोगों की स्कूटी सड़क पर बंद हो गई और लोग उसे पैदल ही लेकर जाने को मजबूर हो गए। इस शख्स को देखिए, ये परिवार के साथ बाजार निकले थे, लेकिन बारिश की ऐसी मार पड़ी कि पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। स्कूटी बंद होने की वजह से पानी के बीच उसे भी खींचकर ले जाना पड़ रहा है। अहमदाबाद के टाइटेनियम मॉल के बाहर भी पार्किंग एरिया में पानी भर गया, जिससे वहां खड़ी बाइक्स और स्कूटी पानी में डूब गई। प्रहलाद नगर में ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां पानी ने अपना डेरा न डाल दिया हो। जैसे जैसे शाम होती गई, सड़क पर जाम जैसे हालात बनते गए। राहत की बात यह रही कि बारिश ज्यादा देर नहीं हुई, नहीं तो एक बार फिर अहमदाबाद में जुलाई जैसा मंजर नजर आने लगता। खेड़ा जिले में भी भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से खेड़ा जिला मुख्यालय में सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया। थोड़ी देर की बारिश में गुजरात के अलग अलग शहरों में जिस तरह जल भराव हो रहा है, उससे ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली को आसानी से समझा जा सकता है। वहीं उत्तराखंड में कल बादल फटने से भारी तबाही हुई। सबसे ज्यादा तबाही धारचूला में हुई। राहत और बचाव कार्य जारी है। कल तो नीचे बाद ये हमारी सितंबर का पहला हफ्ता बीत चुका है, लेकिन मानसून है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। बादल फटने से बाढ़ आ गया है। सितंबर में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुदरत का कहर ऐसा टूटा है कि हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। यानी जिस वक्त मानसून अपनी ढलान पर होता है, उस दौरान तबाही रिटर्न होने लगी, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। स्थिति को देखते हुए हेलीकॉप्टर की मदद से प्रशासन पानी से घिरे गांव में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके निकालने में जुटा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से 50 घर तबाह हो गए। राहत और बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तो पूरा 5 फीट पानी है। तो जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी की टीम जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन की इन तस्वीरों को देखिए और समझिए जवानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। काली नदी में जलस्तर बहुत बढ़ गया था, तो हमारे जो जवान वहाँ पर तैनात हैं बीओपी खोतीला में, वो लोगों ने देखा कि 1-1.5-2 बजे के बाद नदी में काफ़ी पानी बढ़ गया है, तो उन लोगों ने जो है वो गांव वालों को भी अलर्ट किया और ख़ुद भी वो लोग जो है कि सुरक्षित स्थान पर वो चले गए थे।
रात में ही मुझे खबर मिल गई थी, तो मैंने उनको वो आदेश दे दिया था कि आप लोग जो है सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और लगातार जो है निगरानी रखें। फिलहाल बादल फटने से तबाही का सटीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही पता चलेगा तबाही कितनी हुई। तो गुजरात में बारिश हो रही है, ओडिशा में अलर्ट है, तो वहीं महाराष्ट्र में 3 दिन पहले बारिश कहर बरपा चुकी है। अब आपको दिखाते हैं कैसे 8 सितंबर को महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में बारिश ने कहर बरपाया। ये तस्वीरें बेशक 3 दिन पुरानी हैं, लेकिन सितंबर में तबाही की गवाही देने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां 8 सितंबर तक आसमान से ऐसी आफत बरसी कि चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। मुंबई से लेकर ठाणे तक और नासिक के कई इलाके पानी में डूब गए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। 8 सितंबर को ऐसा सैलाब आया कि नासिक में गोदावरी नदी उफान पर आ गई और नदी किनारे बने मंदिर पानी में डूब गए। पानी इतना ज्यादा था कि मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था। नदी किनारे निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। नासिक से आई एक और तस्वीर देखिए, जहां नदी उफान पर है और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तभी बाइक सवार 2 लोग पुल के ऊपर से निकलने की कोशिश करते हैं। पुल के दूसरी ओर पहुंचने से पहले ही बाइक सवार पानी में बह गए। राहत की बात यह रही कि स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बचा लिया गया। 8 सितंबर की एक और तस्वीर देखिए। मुंबई में भारी बारिश हुई और भांडुप इलाका पानी में डूब गया। सड़क पर खड़े ऑटो पानी में डूब गए। ऑटो का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में समा गया। कुछ ऑटो सवार पानी में फंसे भी नजर आए और किसी तरह ऑटो को धक्का देकर सैलाब से बाहर निकले। यानी सितंबर में आफत की बारिश हो रही है और शहर दर शहर इस सैलाब में डूबते जा रहे हैं। लिहाजा आप ये ना सोचें कि सितंबर आ गया है तो मानसून चला गया है। लिहाजा अलर्ट रहें, क्योंकि चल प्रलय रिटर्न हो गया है। सितंबर में बारिश के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हाल है वो तस्वीरें आपने देख ली। अब बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां बाढ़ की विनाश लीला ऐसी हुई कि सब कुछ तबाह हो गया। पूरी दुनिया पाकिस्तान को मदद भेज रही है, फिर भी तबाही इतनी बड़ी है कि वो मदद नाकाफी है। तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक करीब 1400 लोगों की जान चली गई है और लाखों लोग बेघर हैं। बेघर हुए लोगों के लिए जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। पाकिस्तान की जनता ऐसे लाखों कैंपों में गुजर बसर कर रही है। पाकिस्तान में भुखमरी और कंगाली इतनी ज्यादा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को खुद पाकिस्तान का दौरा करना पड़ा और पूरी दुनिया को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आने की अपील की। Including sins, needs today massive financial support to overcome this crisis. पाकिस्तान में कैंपों में रह रहे लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ बेघर हुए हैं तो वहीं अब महामारी पांव पसार चुकी है, जिससे लोगों का संकट बढ़ गया है। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां भारत नेपाल की सीमा के पास बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। धारचूला के पास काली नदी में बादल फटा और आसपास के इलाके पानी में डूब गए। नेपाल सीमा पर बादलों की विनाश लीला में देवनगरी उत्तराखंड में ये भारी तबाही देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो राहत और बचाव कार्य जारी है। कल बादल फटने के बाद यहां भारी तबाही देखने को मिली, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे चलाया जा रहा है। तो काली नदी में बादल फटा और आसपास के जो इलाके हैं वो पानी में डूब गए। भारत नेपाल की सीमा के पास ये बादल फटने से यहां भारी तबाही देखने को मिली है। धारचूला के नजदीक काली नदी में बादल फटा और आसपास के तमाम जो इलाके हैं पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और फिलहाल यहां राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नेपाल सीमा पर ये बादलों की विनाश लीला देखने को मिली।
एक बार फिर किया बादलों ने वार। बादल फटने के कारण ये धारचूला में जो है काफ़ी तबाही मची। एक बार फिर बरसी है आसमान से आफत। एक बार फिर कुदरत ने दिखाया क्रोध। जेसीबी मशीन जो है पानी पर डूबी हुई है। कुछ दिन शांत रहने के बाद एक बार फिर पानी ने पहाड़ को कर दिया है अशांत। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो उत्तराखंड से आया है, जहां नेपाल बॉर्डर के पास बादल फटने से ये तबाही मची। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में नदी में पानी का डराने वाला शोर है। और दूसरी तस्वीर में तबाही पहाड़ तोड़ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 500 किलोमीटर दूर है पिथौरागढ़ जिला, जो कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। और इसी पिथौरागढ़ जिले में शुक्रवार की रात करीब 1 बजे बादल फट गया, जिससे बड़ी तबाही मची है। ये देखिए भाई लोगों, कल रात धारचूला में लाचखोला वाले खोले में बादल फटने से पहाड़ आ गया है इधर, और खोतला की तरफ ऐसा मलबा का ढेर हो गया मैदान का। नदी की हालत देखिए, रात में 1 बजे हुआ है। यहाँ 4-5 मकान चले गए। जिस धारचूला में बादल फटा है वो नेपाल के बॉर्डर पर ही पड़ता है। नदी की सीमा यहाँ भारत और नेपाल को बांटती है। बताया जा रहा है कि नेपाल के इलाके में भी बड़ी तबाही हुई। ये रोड का कोई आता पता नहीं है, और ये नेपाल का ये छांगड़ू वाला विद्यालय है, उसके सामने ये सारी दीवारें ढह गई है, और ये है नज़ारा। अब आपको एक एक करके उत्तराखंड में बादलों के विध्वंस की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसके बाद आप तबाही का अंदाजा लगा पाएंगे। ये तस्वीरें शनिवार सुबह की हैं, जब देखते ही देखते काली नदी के पानी में 3 मंजिला इमारत समा गई, और नदी किनारे के जो बाकी घर हैं, उन पर भी खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। अच्छी बात ये रही कि जिस वक्त ये इमारत नदी में गिरी, उस वक्त उसमें कोई था नहीं। प्रशासन ने एहतियातन घरों को पहले ही खाली करा लिया था। खोतिला में जो मुझे जानकारी मिली है, तो एक महिला का जो है वो शव निकाल लिया गया है, और मेरी नेपाल में जो APF है उनसे भी मेरी बात हो रही है, तो वहाँ से भी खबर ये पता चली है कि लस्कुलाना में जो बादल फटा था उसकी वजह से वहाँ पर मकानों को भारी नुकसान हुआ है, और 6 कैजुअलिटीज़ अभी तक हमारे पास जो खबर आई है, लेकिन और भी होने की संभावना है। तो हम स्थिति पे बराबर नज़र बना के रखी है, सारी पोस्ट हमारी अलर्ट पे है, और अभी मैं खुद यहाँ पर हूँ तो देख रहा हूँ कि नदी का जल स्तर अभी भी जो है वो बढ़ा हुआ है, और इसीलिए मैंने सारे अपने जवानों को बिल्कुल अलर्ट रहने के लिए बोल दिया, और हमारी टीम तैनात है। इस वीडियो को देखिए, लग रहा है घर के अंदर से ही नदी निकल रही है। काली नदी में इतना पानी आया कि नदी किनारे बसे गांव डूब गए, और गांव में पानी ने घर के भीतर से ही अपना रास्ता बना लिया। नदी में पानी बढ़ा, जो कि मलबे के साथ बाजारों में तबाही मचाते हुए आगे निकल गया।
इस तस्वीर में देखिए कैसे धारचूला के बाजार की एक गली में पानी तबाही मचाकर निकला है। रोड पर कार और बाइक मलबे में दबी है। घरों में भी मलबा घुस चुका है। सुबह जब पानी यहां से गुजर गया तब ये तस्वीरें सामने आई। ये तो सिर्फ एक गली की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि ऐसी तस्वीरें आसपास के सभी गांवों की हैं। मल्ली बाजार, ग्वाल गांव, खोतिला में सड़कों पर मलबा जमा है। नदी के पानी को बस्तियों में घुसने से रोकने के लिए कंक्रीट की जो दीवार बनाई जा रही थी, वो दीवार पानी में समा चुकी है। इन तस्वीरों में देखिए नदी के पानी में जेसीबी मशीन तैर रही है। जेसीबी मशीन जो है पानी पर डूबी हुई है, लेकिन सुरक्षित है। निर्माण काम में लगी मशीनें भी पानी में बह गई। निर्माण कार्य के लिए नदी किनारे बने घर पानी में समा गए हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल वाले इलाके में काली नदी से सटी सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। काली नदी के किनारे बने घरों की पहली मंजिल तक पानी है। सिर्फ घर की छतें दिख रही हैं। कैमरा आगे बढ़ता है और आगे और भी ज्यादा तबाही दिखती है। नदी किनारे वाले घर मानो पानी में समा चुके हैं। प्रशासन ने जो जानकारी साझा की उसके मुताबिक काली नदी का जलस्तर खतरनाक लेवल 890 मीटर पर पहुंच गया है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो काली नदी के किनारे वाले इलाकों में ना जाएं। नदी नालों के पास बच्चों, पालतू जानवरों को ना भेजें, पुलों पर आवाजाही ना करें। जिस काली नदी ने बादल फटने के बाद तबाही मचाई, वो काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा अलग करने का काम करती है। काला पानी वो जगह है जहां से काली नदी की शुरुआत होती है। साल 2020 में नेपाल ने इस हिस्से पर अपना दावा किया था, जिसके बाद काला पानी का इलाका चर्चा में आया था। तब महीनों तक भारत नेपाल में आवाजाही बंद रही थी और पानी का ये रौद्र रूप सिर्फ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही नहीं दिख रहा। रुद्रप्रयाग जिले में भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़ तोड़कर पानी जमीन पर आ रहा है। केदार घाटी में देर रात से बारिश आफत बनकर बरस रही है और बारिश का पानी इस तरह से रौद्र रूप दिखाता हुआ जमीन पर आ रहा है। केदार घाटी के उखीमठ में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर चोपता को जोड़ने वाला हाईवे भी बंद हो गया है। केदारनाथ हाईवे पर कई जगह पर मलबा आ गया है। जगह जगह रास्ते टूट गए हैं। इस वजह से गाड़ियों की लंबी लाइन केदारनाथ हाईवे पर लगी है। केदार घाटी में कई जगहों पर सड़क पूरी तरह से पानी में बह गई। इन तस्वीरों को देखिए। हर तरफ सिर्फ पत्थरों का ढेर है। और उन्हीं पत्थरों के बीच से झरने का पानी बह रहा है। कल रात तक यहाँ रास्ता हुआ करता था, लेकिन रात को अचानक आए पानी ने रास्ते को बर्बाद कर दिया और अब यहाँ मलबे का राज है।
और पहाड़ पर पानी ने जो आतंक मचाया है उसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर से आई हैं, जहां मां शाकुंभरी मंदिर के पास नदी में अचानक पानी बढ़ा और कई गाड़ियां बह गई। पानी का लेवल जब कम हुआ तो नदी की दलदल में ये गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। सितंबर में मानसून ने एक बार फिर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। लापरवाही ना बरतें और नदी किनारे जाने से पहले सावधानी बरतें। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आसाम से आपको बता दें, जहां के कछार में एक बड़ा हादसा हुआ है। चलते ट्रक में यहां अचानक आग लग गई। जलता हुआ ट्रक ड्राइवर कुछ दूर तक इस ट्रक को लेकर गया। उसके बाद ड्राइवर ने सड़क किनारे तालाब में पानी भरा देखा और ट्रक को लेकर खाई में कूद गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई गई और ड्राइवर की भी जान बच गई। तस्वीरें असम के कछार से आप देख रहे हैं, जहां ट्रक में अचानक आग लग गई और ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को लेकर वो तालाब में कूद गया, जिसके बाद इस आग को बुझाया गया और ट्रक ड्राइवर की जान भी बचा ली गई। तो इन तस्वीरों को आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए ये ट्रक जिसमें आग लगी हुई है, अचानक इसमें आग लग गई और ड्राइवर ने वक्त रहते इस ट्रक को लेकर तालाब में छलांग लगा दी, जिसके बाद इस ट्रक की आग को बुझाया गया और ट्रक ड्राइवर की जान भी गनीमत है कि बच गई। सड़क किनारे आप इस देख सकते हैं कि तालाब में पानी भरा देख ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और ट्रक को लेकर वो तालाब में कूद गया। तो काफी दूर तक सड़क पर यह ट्रक इस तरह जलता हुआ चलता रहा। इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। वहीं ओडिशा के मलका नगरी में नदी के उफान के बीच एक नाव डूब गई। नाव में 12 लोग सवार थे। लोगों की तलाश की जा रही है। नाव में एक इंजीनियर भी सवार था। यह हादसा मलकानगिरी के कुटुम्बपल्ली नदी में हुआ है। तो 12 लोग इस नाव में सवार थे, जिसमें एक इंजीनियर भी था और ये नाव डूब गई। लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर किया जा रहा है। मलकानगिरी, ओडिशा के मलकानगिरी में कुटुम्बपल्ली नदी, जिसमें ये नाव डूब गई। नाव में 12 लोग सवार थे और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। इंजीनियर समेत 12 लोग इस नाव पर सवार थे। जो इंजीनियर था वो पुल निर्माण के काम में लगा हुआ था। तो ऐसे में यहाँ पर अब लोगों की तलाश बहुत तेजी के साथ की जा रही है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर गुजरात से आपको बता दें, जहां सूरत से एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा धमाका हुआ है। ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में यह ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में 7 से 8 लोगों के घायल होने की खबर है। दो लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भयानक आग यहां पर लगी हुई है। सूरत की इस बड़ी फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका हुआ। धमाके के बाद चारों तरफ आग की लपटें देखने को मिल रही हैं। इन लपटों पर आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आग लगातार भड़कती जा रही है। 7 से 8 लोगों के घायल होने की खबर इस धमाके में है। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सूरत से, जहां एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा धमाका हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। आग की लपटें, धुएं का गुबार आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। ये काफी बड़ी फैक्ट्री है जहां बॉयलर फटने से धमाका हुआ। धमाके के बाद आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें फिलहाल नाकाफी नजर आ रही हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से शूटर दीपक मुंडी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए ये आरोपी नेपाल बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए थे, लेकिन पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें पकड़कर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, जिसके बाद इन तीनों शूटरों को पंजाब रवाना कर दिया गया, जहां आज इन सभी खूंखार शूटरों की कोर्ट में पेशी होगी। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर दावा किया कि उसने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल छठे और आखिरी शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया कि दीपक उर्फ मुंडी अब तक पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा था।
दीपक को उसके 2 साथी कपिल पंडित और राजेंद्र के साथ पश्चिम बंगाल नेपाल सीमा से संयुक्त अभियान में पकड़ा है। पंजाब के मानसा में 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 6 शूटर की पहचान की थी जो गायक की हत्या में शामिल थे। इनमें से प्रियवत फौजी, कशिश और अंकित शेरसा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि मनप्रीत सिंह और जगरूप सिंह रूपा को पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। वहीं मूसेवाला की हत्या उस वक्त कर दी गई थी जब वो अपने दोस्त और चचेरे भाई के साथ मानसा में जवाहर के गांव जा रहे थे। तभी 6 आरोपियों ने उनकी गाड़ी को रोका और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी कनाडा में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी। पिछले महीने मानसा की एक अदालत में दायर 1850 पन्नों के आरोप पत्र में पंजाब पुलिस ने कहा था कि गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और कुछ अन्य लोगों के साथ गठजोड़ किया था। आरोप पत्र के मुताबिक गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की सुरक्षा वापस लिए जाने की जानकारी आरोपियों को दी थी और उन्हें जल्द से जल्द जान से मारने के लिए कहा था। और अब बात करते हैं एसपी की कैद में दारोगा जी। जी हां, बिहार के नवादा में एसपी ने 5 पुलिस अधिकारियों को वर्दी में ही हवालात में बंद कर दिया, जिसके बाद बिहार पुलिस एसोसिएशन ने वहां के एसपी को हटाने की मांग की है। इस पूरे मामले पर एबीपी न्यूज की पड़ताल देखिए इस रिपोर्ट में। हवालात में सब इंस्पेक्टर शत्रुघ्न पासवान, एसपी की कैद में राम रेखा सिंह, हाजत में कैद एएसआई संतोष पासवान, हाजत में दारोगा संजय सिंह, हवालात में एएसआई रामेश्वर उरांव। ये बिहार के नवादा पुलिस के 5 अफसरों के हवालात के सफर की सच्ची कहानी है। आपको 5 पुलिस अफसरों के हाजत में बंद होने की पूरी घटना बताएंगे, अधिकारियों की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये सीसीटीवी तस्वीर। ये तस्वीर नवादा नगर थाने की है, जहां 8 सितंबर को हाजत में 5 पुलिस वाले कैद रहे। बताया गया कि काम में लापरवाही बरतने के आरोप में ये सजा वहां के एसपी गौरव मंगला ने दी थी। आइए अब आपको सुनाते हैं पुलिस अधिकारियों की जुबानी हवालात की कहानी, जो छिपे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। ये मामला 8 सितंबर का है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी भनक उस दिन किसी को नहीं लगी, जिसके बाद इसकी सच्चाई जानने के लिए एबीपी की टीम ने पड़ताल शुरू की। सबसे पहले एबीपी की टीम दारोगा संजय सिंह के पास पहुंची। संजय सिंह एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। पहले तो वो मुंह खोलने से मना करते रहे, लेकिन जब दर्द छलका तो एक के बाद एक कई खुलासे किए। आप भी सुनिए। टोटल कितना देर हाजत में रहे? लगभग 40-45 मिनट। 40-45 में हाजत में रहे। तो जितना देर आप लोग हाजत में थे, साहब आपके सामने खड़े थे या चले गए थे? ना, साहब नहीं निकले थे। साहब आगे थे कि सबको हाजत बंद करो, वर्दी खुलवा के बंद करो। तो हम तो हार गए थे, नहीं कि हम नहीं हाजत में नहीं जाएंगे। चोरी किए, डकैती किए, ज़्यादा करना है सस्पेंड करो, और क्या, केस नहीं काटे सस्पेंड कर। अच्छा, तो शीशा का अरे गड़वा ले साहब, तनी देर घुस न जा, घुस जा, तो मजबूर है कि हम लोग घुसे। सुना आपने, इन लोगों ने शुरुआत में हाजत में बंद करने के एसपी के फैसले का विरोध किया, लेकिन बड़े अधिकारी के कहने पर राजी हो गए। लेकिन इसके बाद संजय सिंह ने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला है। वर्दी पहन के आता सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए ना भाई, मैं तो सब चीज़ निकल जाएगा। पूछना क्या है, सीसीटीवी फुटेज तो मिल ही जाएगा। तो अगर सीसीटीवी लगना ना है। बंदी के साथ आप लोग को बंद कर दिया? हाँ था, बंदी था उसमें की पहले से बंदी था। जब बंद हुआ उस समय व्यक्तिगत क्या लगा आपको? आज हम मान ली कि हम दूसरा को बंद करते थे कि हम बंद हो रहे हैं साला के, ऐसा नौकरी करना। इसके बाद एबीपी न्यूज की टीम सब इंस्पेक्टर शत्रुघ्न पासवान के पास पहुंची। वो हमें देखकर पलंग पर बैठ गए। जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो कई खुलासे हुए। नौकरी का आप लोग का कितना साल हुआ होगा? 35वां चल रहा मेरा। ऐसा कभी आप लोग को लगा? कभी नहीं हुआ। अंदर से क्या फीलिंग लगा सर? अब इच्छा नहीं करता है नौकरी करने की।
इसीलिए हम बाल बच्चा को कहते हैं कि दूसरा विभाग में चल जाए, सिविल की नौकरी कर लो, पुलिस वाला नौकरी मत करना। ये उन पुलिस अधिकारियों की जुबानी है जिन्हें 2 बंदियों के साथ थाने के हवालात में बंद कर दिया गया था। वहीं अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और बिहार पुलिस एसोसिएशन ने नवादा एसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संघ ने इस मामले की जांच कर पुलिस कप्तान पर केस दर्ज करने की मांग की। और प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर। प्रकाश, जो कल तक दूसरों को बंद किया करते थे उन्हें ही हवालात के अंदर बंद कर दिया गया, वो भी तब जब उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी और उन्हीं के एक पुलिस अधिकारी के आदेश पर। ये तो बिहार में पुलिस वर्सेस पुलिस हो गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हाजत में हवालात में इन पदाधिकारियों को बंद किया गया था, उसका सीसीटीवी वीडियो दिख रहा है। तो ये जाहिर है कि ये अंदर में रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि आधे घंटे तक रहे हैं और एसपी के कहने पर एसपी ने ही इन्हें अंदर भिजवाया था। हालांकि जो एसपी हैं गौरव मंगला, वो इस विषय पर बिल्कुल नहीं बोलना चाहते हैं। हमारे जो सहयोगी हैं अमन, उन्होंने उन्हें अप्रोच किया था, उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनकी तरफ से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इससे ज्यादा वो नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो भी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो जाहिर है कि किसी ऐसे शख्स जिसको सजा दी जाती है, क्योंकि जो पनिशमेंट है उसका प्रावधान है कि अगर कोई केस को पेंडिंग रखता है कोई जांच अधिकारी, तो उसके खिलाफ में क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। वेतन रोका जा सकता है, उनके पदोन्नति पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं, या तरह तरह की चीजें होती हैं जिसमें कि लोग अमूमन डांटते हैं, डांट फटकार की जाती है, शायद इसीलिए मीटिंग भी होती है। पर इस तरह से उसी हाजत में जिस थाने में वो काम कर रहे हो उसमें आधे घंटे तक बंद रहना, तो जाहिर है कि सवाल उठेंगे ही कि आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। बिल्कुल प्रकाश, सवाल उठ रहे हैं और सवालों के जवाब भी अब तलाशे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं नोट बनाने के खेल की। कोलकाता में मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने छापा मारकर 18 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। ये छापेमारी गेमिंग ऐप बनाकर लोगों से ठगी करने के आरोपी आमिर खान के 6 ठिकानों पर की गई। फर्श और बिस्तर पर पड़े नीले, हरे, नारंगी और मजंटा रंग के नोटों को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी। 100, 200, 500 और 2000 रुपए की गड्डियों की भरमार लग गई और गिनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो 6 मशीनों से देर रात तक चलती रही। ये तस्वीरें आपको बंगाल के मंत्री की दोस्त अर्पिता के घर से बरामद अकूत दौलत की याद दिलाएंगी, लेकिन ये किसी मंत्री की दोस्त का घर नहीं है। आप जो नोटों के बंडल अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो कोलकाता के आमिर खान के बेटे निसार खान के घर से बरामद हुए हैं। ईडी को यहाँ से 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 18 करोड़ रुपए के नोट मिले। ईडी के मुताबिक आमिर खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तलाशी अभियान चलाया गया। दरअसल आरोप है कि आमिर ने गेमिंग ऐप ई-नगेट्स बनाई थी। ये गेम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के इरादे से डिजाइन किया गया। शुरुआत में ऐप के यूजर्स को कमीशन दिया जाता था, पैसे निकालने में भी परेशानी नहीं थी। इससे यूजर्स का भरोसा इसमें जम गया और उन्होंने अधिक कमीशन बनाने के लिए अधिक निवेश करना शुरू किया। लेकिन मोटी रकम जमा होने के बाद इस ऐप से पैसे निकालने के सिस्टम को बंद कर दिया गया। जब धोखाधड़ी का मामला 2021 में उजागर हुआ तो गेमिंग ऐप के प्रमोटरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और अब जब जांच एजेंसी ने छापा मारा तो अकूत संपत्ति देखकर ईडी वाले भी हक्के बक्के रह गए। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनिर्बन विश्वास कोलकाता से। अनिर्बन, एक बार फिर छापेमारी और छापेमारी में एक बार फिर मिली नोटों की गड्डियां, ये चल क्या रहा है? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि ये चल कर रही है, क्योंकि जुलाई मास के बाद से हम लोग दिखाई देख रहे हैं कि कलकत्ता के बहुत सारे जगह पे ऐसे ही पैसा निकलता हुआ है। एवं ईडी का जो छापेमारी कल हुआ है, हम लोग उसी ठिकाने पे अभी खड़े हैं जहां दिखाई दे रहा है कि ये जो घर है, इसी घर है निसार अहमद खान का, और उसके बेटा जो है आमिर खान, वो ये गेमिंग ऐप
बना हुए थे। उस गेमिंग ऐप के दौरान वो बहुत सारे फ्रॉड किए हैं एवं लास्ट जो फरवरी महीना थे उसमें एक कोलकाता पुलिस के अंदर एक कंप्लेंट भी हुआ था, लेकिन उसका कुछ जांच नहीं हुआ था। लेकिन अचानक कल हम सुबह से देखा कि एक साथ 6 जगहों पे ये आमिर खान के जो कंपनी है, इनके जो गेमिंग ऐप है, इसके अगेंस्ट पे ईडी ने रेड करवाना शुरू किया। और कल सुबह ये जो एड्रेस पे हम लोग खड़े हैं F7 सही आस्ताबोल रोड, वो रास्ते वो ठिकाना पे कल सुबह से रात तक ये जो रेड चला उसके दौरान 18 करोड़ के आसपास ये रुपया बरामद हुआ। तो स्वाभाविक रूप से ये बात सामने आता है कि इतना पैसा ये गार्डन रीच जैसा इलाका पे कैसे आया, कहाँ से आया। और ईडी का और भी एक चीज़ अभी दिखाई दे रहा है कि ये जो पैसा है, इस पैसे से डायरेक्ट ये गेमिंग ऐप लिंक्ड है। और जाहिर तौर पर जो 18 करोड़ का ये कैश मिला है उसके तार कहां कहां जुड़ते हैं, अब ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया निर्मल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे इस वक्त जो लखनऊ से आ रही है। लखनऊ के होटल लेवाना अग्निकांड में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अनियमितता और लापरवाही के आरोप में सीएम योगी ने अफसरों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। गृह, ऊर्जा, नियुक्ति, एलडी और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट के बाद सीएम योगी ने यह आदेश दिया है। और अजय दुबे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय, अब सीएम योगी की सख्ती नजर आएगी, इन अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। निश्चित ही जिस तरीके से जब इस मामले में मंडलायुक्त और लखनऊ के जो सीनियर अधिकारी हैं अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और रिपोर्ट को लेकर जो आला अधिकारी हैं उनमें जो बातचीत के दौरान बातें समझ में आती थी, जोरदार एक्शन की तैयारी तभी कर ली गई थी। और अब जब रिपोर्ट परसों के दिन सौंपी गई, कल के दिन शाम होते होते वो सूची आ गई जहां तकरीबन 19 अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी है। अलग अलग विभाग, होटलों से जुड़े हुए जो अलग अलग विभाग अनुमति देने वाले होते हैं, चाहे वो निर्माण से जुड़े हुए हों, चाहे वो आबकारी से जुड़े हुए हों, अलग अलग विभागों के कई बड़े अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया गया है। पीसीएस लेवल तक के अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। एक जो इसमें कमी देखने को मिल रही है कि इसमें कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं और कोई भी आईएएस लेवल का अधिकारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि लेवाना क्योंकि राजधानी में एक मशहूर होटल था और बड़े अधिकारियों की बैठकी का अड्डा था, तो ऐसे स्थिति में कोई बहुत बड़े जो आईएएस लेवल के अधिकारी हैं उनके ऊपर एक्शन लेते हुए इस मामले में दिखाई नहीं दिया है। लेकिन यह है कि जिस तरीके से 19 अधिकारियों की सूची तैयार की गई है उससे मालूम चल रहा है कि जो डेटा इकट्ठा किया गया था गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ, जो तमाम लाइसेंस गलत तरीके से मिले थे, लाइसेंस नहीं मिले थे, पर एक्शन नहीं हुआ था, फायर डिपार्टमेंट की गड़बड़ी का बात निकल के आई थी, तो कई सीनियर अधिकारियों के ऊपर एक्शन इस मामले में तो अजय कह सकते हैं जहां जहां जिस स्तर पर लापरवाही हुई है उन तमाम अधिकारियों पर अब कार्रवाई होना तय है। ये पूरी एक लिस्ट बाहर आ चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अब बात लंपी वायरस की, जिसने देश भर में कहर बरपाया हुआ है। लंपी वायरस से देश के 16 राज्यों में कोहराम मचा है। हर दिन सैकड़ों गायों की जान जा रही है। अब तो इस वायरस ने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। लंपी वायरस अब बेहद खतरनाक होता जा रहा है। धीरे धीरे इसने देश के 16 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। लंपी स्किन डिसीज पूरे करीबन 16 राज्यों में आज दस्तक दे रहा है। लंपी वायरस ने ऐसा कोहराम मचाया है कि हर रोज सैकड़ों गायें दम तोड़ रही हैं और हजारों गायें इस वायरस से जूझ रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक लंपी वायरस की चपेट में आने से अब तक 70,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 58,000 गायें हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में इसका कहर टूटा है। एक आंकड़े के मुताबिक राज्य में 45,000 गायों की मौत लंपी वायरस से हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा गोवंश बीमारी की चपेट में है। राजस्थान के बूंदी में तो लंपी वायरस की दहशत ऐसी है कि लोग अपने मवेशियों को सड़कों पर छोड़ रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सड़कें गायों से पटी हैं तो गौशालाएं बीमार गायों से। वहीं स्वास्थ्य महकमा भी हरकत में है और बीमार गोवंश को ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इंतजाम ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। दिल्ली में भी लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। दिल्ली सरकार ने जानकारी साझा करते हुए दावा किया कि अब तक 173 मामले सामने आ चुके हैं। 173 मामले जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें खास तौर से जो गोला डेयरी का एरिया है, रेवला खानपुर है, घुमन हेड़ा है, नजफगढ़, इन इलाकों में थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो संक्रमण जो है वो पाया गया है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा के हालात भी बेहतर नहीं है। यहाँ भी लंपी वायरस अटैक कर चुका है।
इस वक्त मैं गौतम बुद्ध नगर जिले में मौजूद हूं और ये गड़ी शाहपुर गांव है, नोएडा का सेक्टर 130। और यहाँ पर आप देखिए कि एक जो ये किसान हैं और जो डेयरी भी चलाते हैं, इनकी जो ये गाय है, ये आप देखिए कि इस पे इस तरीके के यहाँ पर जो है ये दाने जो ये आने शुरू हुए हैं, ये लंपी के केसेस जो यहाँ पर आए। हालांकि इसको अभी बता रहे हैं कि प्राइवेट इलाज इसका कराया है, डॉक्टर को दिखाया। इसके पैर में काफ़ी ज़्यादा सोइलिंग है, आप देखेंगे इसके पैर में। इन्हीं से हम कहते हैं कि एक बार इसके पैर थोड़ा आप दिखाएं, अगर इसका जो है ये देखिए कि आप जो है इसका पैर देखिए, इसके पैर में सोइलिंग है, खड़ी नहीं हो पा रही है ये गाय। किसान ने यह भी बताया कि लंपी वायरस की वजह से मवेशियों के पैरों में सूजन आ गई है, जिससे उसका सही से खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो गया है। ये पर उसका 1000 से 1200 रुपए का पर चार्ज लग जाता है पर। वहीं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भरोसा दिया कि लंपी वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने सभी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के हेतु दिल्ली में कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से हमारे वरिष्ठ अधिकारी राज्य के अधिकारियों के साथ सतत परामर्श पर हैं। उनको सारी गाइडलाइन से भेज दी गई है। वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर जो हमारे देश में थे, उनको मैंने बुलाकर उनसे बातचीत करके उनकी क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर दिया गया है। बताया गया कि लंपी वायरस में पशु को बहुत तेज बुखार आता है। इसके बाद इसके शरीर पर कुछ दाने हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं, फिर मवेशी खाना पीना छोड़ देता है। और बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, जहां उद्धव और शिंदे गुट की लड़ाई फायरिंग तक पहुंच गई है। उद्धव गुट ने शिंदे गुट के नेता सात सर्वांकर पर फायरिंग का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने उद्धव को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी, जिसके बाद दोनों गुटों के समर्थक आमने सामने आ गए और देर रात काफी हंगामा हुआ। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रौनक, और क्या जानकारी? जी देखिए, मुख्य तौर पर अपर्णा, फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीते रात क्या कुछ हुआ। उद्धव गुट और शिंदे गुट के कार्यकर्ता दादर इलाके के प्रभा देवी में आपस में भिड़ गए और ये हंगामा जो है करीबन 3 से 4 घंटे तक चलता रहा। खुद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा, जिसके बाद जो है मामला सुलझता हुआ थोड़ा दिख रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है कि शिंदे गुट के विधायक सदा सरवणकर, जो मुंबई के दादर इलाके से विधायक है, काफी बड़ा नाम है, उन पर जो है उद्धव ठाकरे गुट ने बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने इस झगड़े के दौरान 2 राउंड फायरिंग की है। बड़ा सवाल ये है कि अगर फायरिंग हुई है और अगर इस तरह का आरोप है तो पुलिस ने अब तक उन पर मामला दर्ज क्यों नहीं किया है? क्या शिंदे सरकार की किसी न पुलिस पर कोई दबाव जो है वो डाला जा रहा है, इसलिए विधायक को छोड़ा जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं अपर्णा की जिस दिन गणेश उत्सव का विसर्जन रैली निकल रही थी, उस दिन भी शिंदे गुट और उद्धव गुट के कार्यकर्ता जो है आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उस वक्त मारपीट जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई थी। लेकिन कल देर रात को जबरदस्त मारपीट जो है वो देखने को मिली है। पुलिस को बीच बचाव करने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। फिलहाल 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अधिकतर कार्यकर्ता जो है वो उद्धव ठाकरे गुट के बताए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या शिंदे गुट को शिंदे सरकार जो है पुलिस पर दबाव डालकर बचा रही है? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जो है वो शिंदे सरकार और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को निश्चित तौर पर देना पड़ेगा। जी, जो भी सियासी विवाद है रौनक, अगर इस तरह सड़क पर संग्राम छिड़ जाएगा उसको लेकर, तो ये तो बात गंभीर हो जाएगी आगे भी। जी निश्चित तौर पर देखिए, इस तरह की स्थिति जो है महाराष्ट्र के तमाम अलग अलग शहरों में भी देखने को मिली। जिस वक्त गणेश विसर्जन की रैली जो है निकाली जा रही थी, जुलूस निकाला जा रहा था, उस वक्त अहमदनगर में भी शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट जो है आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। इसी तरह की स्थिति जो है पुणे में भी देखने को मिली। हालांकि स्थिति जो है मारपीट पर नहीं आई, लेकिन कल हमने देखा कि मुंबई के प्रभा देवी इलाके में शिंदे गुट और उद्धव गुट के कार्यकर्ता जो आपस में भिड़ गए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो हाथ से निकलती हुई दिख रही है। मुख्य तौर पर पुलिस को इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पक्षपात के बिना कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी मामला जो है सुलझ पाएगा। अगर एक ही गुट के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रही तो निश्चित तौर पर रिटेलिएट की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर आरोप शिंदे रौनक, हमारे साथ लता भी मुंबई से लाइव जुड़ रही है, उनका भी रुख कर लेती हूँ मैं। लता, आपका रुख करना चाहेंगे, कल जिस तरीके से हंगामा हुआ है, तो ये सियासी संग्राम अब पूरी तरह सड़क पर भी देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त कहाँ हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी
जी, मैं फिलहाल मुंबई के दादर इस इलाके में हूँ, दादर पुलिस स्टेशन पर हूँ। आधी रात को जब ये हुआ हंगामा, उसके बाद सुबह को कार्यकर्ताओं को यहाँ पे लाया गया और अभी अभी 5 कार्यकर्ताओं को फिलहाल अरेस्ट करके मेडिकल में ले जाया गया है। अब वो कौन सी हॉस्पिटल है और पूर्ण जानकारी क्या है अब तक अधिकारी सामने नहीं ला रहे हैं और यहाँ पे कोई कार्यकर्ता भी फिलहाल मौजूद नहीं है। हालांकि जब ये पूरा हंगामा हुआ, मारी का पूरा प्रकरण सामने आया, उसके बाद जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन पर जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, मौजूद हो गए थे। फिलहाल जो है यहाँ पर कोई भी नहीं है और पूर्ण जानकारी अब तक अधिकारी सामने दे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जब ये पूरा हंगामा हुआ, जब कार्यकर्ताओं के बीच में मारामारी का पूरा वीडियो सामने और पूरी बात सामने आई, उसके बाद पुलिस वहां पे पहुंच गई और जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगे हैं उन्हें अंदर भी ले लिया गया है। उनके खिलाफ जो है गुनाह भी दाखिल कर दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ 5 ही जो है कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके मेडिकल के ले जाया गया है। बहुत शुक्रिया लता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आमने सामने आ गए हैं उद्धव और शिंदे समर्थक और हमारे साथ रौनक कुकड़े भी लगातार जुड़े हुए थे, लगातार हमें जानकारी दे रहे थे किस तरीके से जो सियासी घमासान शुरू हुआ अब वो सड़क में संग्राम में तब्दील हो गया है और लगातार यहाँ ये हालात जो हैं वो अब बेकाबू नजर आ रहे हैं। शिंदे समर्थक नेता पर फायरिंग का आरोप लगा। बीती रात विवाद के बाद मुंबई में देर रात भारी हंगामा हुआ और इस तरीके से अब ये पूरा विवाद जो सियासी गलियारों में शुरू हुआ था अब उसको लेकर सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। तो शिंदे समर्थक नेता पर फायरिंग करने का आरोप, महाराष्ट्र की लड़ाई अब फायरिंग तक बात पहुंच गई है। देर रात भारी हंगामा हुआ जब उद्धव और शिंदे समर्थक आमने सामने आ गए। शिंदे समर्थक नेता पर फायरिंग करने का आरोप लगा हुआ है। मुंबई से, दादर से लता हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। लता, मैं एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी, अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ और देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुलिस पर भी यहाँ सवाल उठ रहे हैं कि अगर फायरिंग करने का आरोप जिस विधायक पर लगा, जिस नेता पर लगा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अब तक हुई है? जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आरोप जो है बहुत बड़ा है, फायरिंग का बताया गया है कि सदा सरवणकर जो कि शिंदे गुट के विधायक हैं, उन्होंने इस मारामारी के बीच फायरिंग भी की और ये भी बताया जा रहा है कि दादर पुलिस स्टेशन में जब सभी कार्यकर्ता आए थे तभी भी उनके द्वारा ये किया गया था। तो इस बीच जो कार्रवाई है कठोर होगी कि नहीं, इसके बारे में अब तक पूरी जानकारी सामने नहीं है। लेकिन कार्यकर्ताओं जिन्होंने शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के ऊपर मारामारी की और ये जो पूरा विवाद हुआ आधी रात को, उनके खिलाफ फिलहाल गुनाह दाखिल जो है कर दिया गया है और इसी के चलते सदा सरवणकर जो कि विधायक जिन्होंने बंदूक का सहारा लिया, गोलीबारी की सामने जो पूरी सामने ये जो प्रकरण सामने आया, इसके चलते अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है फिलहाल देखा जा सकता है। लेकिन जो आरोपी है जिनके ऊपर ये फिलहाल गुनाह दाखिल हुआ है वो है उनके कार्यकर्ता जिन्होंने शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के ऊपर मारामारी की। जी लता, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जो बड़े चेहरे हैं अगर वो इस तरीके से हथियार उठा लेंगे तो जो सड़क पर कार्यकर्ता हैं उनके बीच में किस तरह का घमासान देखने को मिल सकता है फिर? जी, जिस तरीके से ये जो प्रकरण हुआ है ये 2 दिन पहले भी हुआ था विवाद, जहां पर गणपति के मंडप को लेकर कुछ बात सामने आई थी, जहां पर जो बात में ही एक दूसरे को दोनों गुट कुछ कह रहे थे, जिसके बाद कल रात को विसर्जन के दौरान जो है इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई और मारामारी की ये जो पूरी विवाद सामने आया और बहुत बढ़ गया, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो है सिर्फ बातों में ही और कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप पे कुछ बातें कही गई उद्धव ठाकरे के गुट के बारे में और कुछ लोगों के बारे में, कुछ मिमिक्री भी की गई थी उद्धव ठाकरे के गुट के बारे में, जिसके चलते जो है इन दोनों के बीच में वाद विवाद जरूर हुआ। लेकिन कल जो रात को देखा गया जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का, जैसे कि आपने कहा कि एक सवाल बड़ा उठता है कि वो सेफ है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा रिहायशी इलाका है वहां पर आधी रात को दोनों गुट आपस में भिड़ जाते हैं। इस बीच कार्यकर्ता जो है वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, गोलीबारी का जो आरोप लगते हैं। तो यही बड़ा सवाल है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कितना सेफ है और एक आपस में कुछ ना कुछ आपस में उनके मतभेद होने के कारण इतना बड़ा प्रकरण सामने आना, विवाद हो जाना और पुलिस स्टेशन तक बाज पहुंचना, कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है गुनाह दाखिल करना, यही बड़ा सवाल होता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है कितना सेफ है। जी, फायरिंग हो जाती है, फायरिंग करने का आरोप लगता है एक बड़े नेता पर और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस तो सवालों के घेरे में है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लता, हेलो लता, आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो, हाँ जी लता, जिस तरीके से ये पूरा हंगामा अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है, सदा सरवणकर पर फायरिंग करने का आरोप भी लगा हुआ है, लेकिन आरोपों के घेरे में तो पुलिस भी है, क्या पुलिस पर किसी तरह का कोई दबाव है? ये सवाल लगातार मुंबई पुलिस पर उठाए जा रहे हैं।
जी, गणेश विसर्जन का ये जो पूरे जो दिन निकले हैं, इस बीच लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफी सख्त देखा गया है। विसर्जन के दौरान सभी जगह जो था कार्रवाई देखी गई थी उन लोगों पर जिन्होंने कुछ न कुछ प्रयत्न किया है। लेकिन इस बीच यहाँ पर आधी रात को ऐसा होना, तो इसी के चलते जो कार्यकर्ता है उन्हें आधी रात को ही अंदर ले लिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई आधी रात को ही कर दी गई। लेकिन सवाल जो है ये भी सही है कि क्या उनके ऊपर कोई दबाव है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो गणेश विसर्जन के दौरान कुछ न कुछ आरोप सामने आते हैं, कोई न कोई जो लोग हैं वो कुछ कोशिश करते हैं, इस बीच मतभेद होना और उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, इसी के चलते फिलहाल उन्हें अभी तो अंदर ले लिया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई फिलहाल हो रही है, गुनाह दाखिल कर दिया गया है। लेकिन आगे चल के क्या होता है, आज पूरा दिन यही देखना होगा कि सदा सवरकर जिनके ऊपर बड़ा आरोप लगा है गोलीबारी का, क्या उनके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर होती है कि नहीं, और ये उनके खिलाफ जो है और पूरी जो बात है उनका जो पक्ष है वो सुना जाता है कि नहीं, और ये जो पूरा प्रकरण सामने आया, विवाद सामने आया, उसका जो मेन रीजन है वो सामने आता है कि नहीं, ये देखना होगा। और पुलिस का जो है इसमें रोल बहुत मेन है। जी लता, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के। नजर बनाए रखिए आगे भी आपसे इस पूरे सियासी घमासान पर, जिसको लेकर अब सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है, उस पर अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। वहीं बढ़ते हैं आगे। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद पहली बार पोते प्रिंस विलियम और हैरी एक साथ बकिंगम पैलेस में दिखाई दिए। दोनों भाइयों ने शोक में डूबी जनता से मुलाकात भी की। साल 2020 में हैरी ने नाराजगी के बाद बकिंगम पैलेस छोड़ने का ऐलान किया था। ये ताजा तस्वीर ब्रिटेन के विंडसर कैसल की है, जहां दादी के निधन पर प्रिंस विलियम और हैरी साथ दिखे। उनकी पत्नियां भी इस शोक की घड़ी में उनके साथ थी। लेकिन ये तस्वीर आम नहीं है, बेहद खास है, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई थी कि प्रिंस हैरी ने 2 साल पहले सम्मान और उसके साथ महल भी छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दादी एलिजाबेथ की मौत ने दोनों राजकुमारों को साथ ला दिया है। कहा जा रहा है कि महारानी की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि प्रिंस हैरी और विलियम साथ आ जाएं। और दोनों भाइयों की इन तस्वीरों में दूरियां कम होती नजर आ रही हैं। लेकिन अब भी कई सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है, जैसे क्या प्रिंस हैरी फिर से महल में लौट आएंगे? पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2018 में पहली बार दोनों भाइयों के बीच अनबन की खबरें आई थी, जिससे महारानी एलिजाबेथ दुखी हो गई थी, क्योंकि उस समय दोनों ने अलग अलग घरों में रहने का फैसला किया था। लेकिन अब एक बार फिर दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए चर्चा भी जोरों पर है कि दादी की मौत ने दोनों पोतों के दिलों को फिर से मिला दिया। वहीं यूपी के बरेली में साहित्यकार कविता अरोड़ा को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। दावा है कि कविता मुसलमानों के साथ काम करती हैं, इसलिए उन्हें ये धमकी दी जा रही है। हम आपके घर को फूंक देंगे और एसिड अटैक करेंगे। सुना आपने, ये है बरेली की रहने वाली कविता अरोड़ा। बहुत लिखती हैं तो लिखना बंद कर दीजिए, वरना हम आपके घर को फूंक देंगे और एसिड अटैक करेंगे। ये लेखक हैं और पद्मश्री उस्ताद राशिद खां की अकादमी में बतौर डीन काम करती हैं। लेकिन एक दिन पहले एक कॉल ने इन्हें जड़ से हिला दिया। दरअसल देखिए, उस्ताद राशिद खान साहब की एकेडमी में काम करते हुए कि यहाँ से वो एकेडमी दूर है, कोलकाता में है, तो हम लोग ऑनलाइन सारा वर्क देखते हैं, क्योंकि ये फिजिकल विंग की तरह बढ़ने वाला है और हम लोग यूपी में इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस खोलने वाले हैं। तो उस रिगार्डिंग हम लोग काम करते रहते हैं। और अभी सारेगामापा की तरफ से हम लोगों के पास में बच्चों की रिक्वायरमेंट आई थी, तो वो कॉल हम लोगों ने उस दिन सारा दिन हम लोग कर रहे थे, तो हमको लगा किसी पेरेंट्स ने कॉल किया है अपने बच्चे के लिए, तो वही उसी धोखे में मैंने एक कॉल को उठा लिया, क्योंकि 5-7 बार कॉल बज रहा था। तो उसमें उसने स्टार्टिंग से ही मुझको थ्रेटनिंग देना शुरू कर दिया कि आप बहुत बड़ी कवित्री हैं, बहुत लिखती हैं, तो लिखना बंद कर दीजिए, और ये जो मुस्लिम लोगों के एकेडमी वगैरह में आप हैं तो ये सब बंद कर दीजिए, वरना हम आपके घर को फूंक देंगे और एसिड अटैक करेंगे। धमकी वाली ये आवाज सुनते ही वो सहम गई और पुलिस में शिकायत कर खुद को घर में कैद कर लिया। डर तो बन गया। हाँ, अब चाहे ना चाहे, मैं चाहे कितना भी बोल दूँ, बिकॉज रहती हूँ, लेकिन बेटी को छोड़ने स्कूल भी जाना होता है, आना भी होता है, तो उसमें तो एक थ्रेटनिंग है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन मुझे दे रही हैं, बोल भी रहे हैं कि वो हम एक कॉल की दूरी पे है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता। वहीं कविता अरोड़ा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कॉल डिटेल की हम जांच करवा रहे हैं कि व्यक्ति कौन है और उसका पता किया जाए।
कविता अरोड़ा के पति नेवी में कैप्टन हैं। उनकी बाहर तैनाती होने की वजह से वो बेटी के साथ बरेली वाले घर में रहती हैं। नमस्ते भारत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।